आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है हमारा 7वां समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसका लास्ट पार्ट है और थर्ड पार्ट में ये चैप्टर, आज के इस पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। ठीक है, जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती है इससे, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। टेलीग्राम ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप, हमारा 12th क्लास का ग्रुप है, आप इसमें जुड़ जाइए। 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आपको सारी अपडेट यहाँ पे आने वाले समय में मिलती रहेगी। देखिए, दो तीन तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं और ये ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से केवल आपके आप ये लगा लो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 1 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अप्रवासी कौन होते हैं। तो आप जानते हैं, देखिए, ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से अपना देश छोड़े कहीं और चले जाएं तो वो अप्रवासी होते हैं। शरणार्थी कौन होते हैं? अब शरण कौन लेगा, समझिए। ऐसे लोग जो किसी जिनके साथ कोई मजबूरी हो, यानी जब किसी व्यक्ति के साथ जब लोगों के साथ कोई मजबूरी हो और उस मजबूरी के कारण वो देश छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई युद्ध आ जाए, हो जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई राजनीतिक संकट हो, कोई समस्या हो, उसके कारण अगर वो देश छोड़े फिर वो कहीं और जाएं तो वो शरण मांगेंगे, यानी वो शरणार्थी हो जाएंगे। अब आंतरिक रूप से विस्थापित जन कौन होते हैं, ये भी आपके पेपर में आ जाता है। ये 1 मार्क्स में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, आप देखोगे तो आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो देखिए, ऐसे लोग जो अपना घर बार छोड़ चुके हो, अपना घर छोड़ चुके हो लेकिन देश की सीमा के भीतर है। जैसे मान लो अब मैं भारत का ही मैप बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए कोई नॉर्थ इंडिया से कोई समस्या हो, साउथ इंडिया की तरफ चला जाए, यानी है तो वो देश की सीमा रेखा के अंदर ही, तो ऐसे लोगों को हम आंतरिक रूप से विस्थापित जन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही क्वेश्चन 1 मार्क्स के आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, ये पेपर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है सहयोग मूलक सुरक्षा। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि जिस देश की सेना बहुत ताकतवर होती है, जिसके पास आधुनिक हथियार होते हैं, जिसकी बहुत बड़ी आर्मी होती है, फोर्स होती है, मिलिट्री होती है, शायद वो हथियार के दम पे बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से लड़ लेते होंगे। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। तो सहयोग मूलक सुरक्षा के बारे में समझिए, तब आपको ये क्वेश्चन भी पता लग जाएगा, प्लस में आपके ये पेपर में आया हुआ है तो किस तरीके से पूछा है वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि आज के समय में अगर हम देखें तो आज इंसान के जीवन में कई प्रकार के खतरे हैं, आप मानते हैं बिल्कुल। और इन खतरों से निपटने के लिए हमें आपसी सहयोग की भी जरूरत होती है। ठीक है, हर जगह पे हर खतरे से हम सेना के द्वारा नहीं, या सैन्य लड़ाई करके या सैन्य कार्यवाही से हम सभी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जिसके लिए हमें सहयोग की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो आज के समय में एक महामारी चल रही है। अब ऐसे में सेना क्या करेगी इसमें? ठीक है, सेना मदद कर सकती है लेकिन समस्या को समाप्त नहीं कर सकती। ऐसे में हमें दुनिया भर के, विश्व भर के डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं इस समस्या से निपटा जा सकता है। तो वही है, आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, समझते हुए चलिए। आगे देखिए, आतंकवाद तथा मानव अधिकारों की रक्षा में सैन्य शक्ति जरूरी है। मतलब यहाँ पे सैन्य शक्ति की जरूरत पड़ सकती है और काम आ भी सकती है, लेकिन गरीबी मिटाने के मामले में तेल, खनिज संसाधन, धातु, या फिर आप्रवासी, शरणार्थी, महामारी, ऐसी समस्याओं में सैन्य शक्ति से कोई हल नहीं निकाला जा सकता। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे ऐसे खतरे होते हैं जहाँ पे ताकतवर सेना किसी देश की कुछ नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेना की जरूरत ही नहीं होती। ऐसे में जरूरत किस चीज़ की होती है? सहयोग की। तो ऐसे ही मुद्दों को जहाँ पे सहयोग की जरूरत हो, कई देश आपस में सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें, इसको बोला जाता है सहयोग मूलक सुरक्षा। ठीक है, आगे देखिए। अधिकांश मामलों में, बहुत सारे मामलों में जब सैन्य बल का प्रयोग होता है तो उससे मामला बिगड़ता है, लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ते हैं। ऐसे में ज्यादा प्रभावी यही होता है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग से रणनीति तैयार की जाए, पूरी एक प्लानिंग हो। और सहयोग जो होता है वो दो पक्षीय भी हो सकता है, यानी दो देशों के बीच में, बहुत सारे देशों के बीच में, कोई क्षेत्रीय भी हो सकता है, या फिर पूरा ग्लोबल वैश्विक स्तर का भी हो सकता है। ठीक है, सहयोग मूलक सुरक्षा के अलावा अन्य भी कई सारे हैं, जैसे कि मान लो अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी मदद कर सकते हैं, यूएनओ, WHO, WB, वर्ल्ड बैंक, IMF, NGOs आदि जो होते हैं ये मदद कर सकते हैं। और जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बड़े लोग, आप मान सकते हैं उन्हें, जिन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे काम करे हो, जैसे नेल्सन मंडेला हो जाएंगे, मदर टेरेसा हो जाएंगे। ऐसे जो लोग हैं ये भी मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, ये भी मतलब कहीं ना कहीं
विश्व में अब ये लगाओ भाईचारा बढ़ाते हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय जो होता है वो बल प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब ये अंतिम उपाय है, समझ लीजिए, अंतिम उपाय लास्ट ऑप्शन है जहां पे बल का प्रयोग हो, उससे पहले बल की अनुमति नहीं है। और ऐसा कब, जैसे मान लो कोई देश है, उस देश में कोई सरकार है जो कि तानाशाही पे उतर आए और वो सरकार अपने ही देश के लोगों को मारना शुरू कर दे, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और ये जो यूएनओ जैसे संगठन है इनको मतलब जरूरत पड़ती है, ठीक है, बल प्रयोग की। ये बल प्रयोग करके उस देश की सरकार से जनता को आज़ाद करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ जाएं। तो यहाँ से देखिए, ये आपको पूरा टॉपिक मैंने क्लियर करा, लेकिन क्वेश्चन आपका बिल्कुल शॉर्ट में आया हुआ था, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, सहयोग मूलक सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है कि विश्व भर में बहुत सारी समस्याएं या बहुत सारे खतरे ऐसे हैं जिससे सेना के बल पे या बल प्रयोग करके नहीं, उससे मतलब निजात नहीं पाया जा सकता। ऐसे में हमें जरूरत होती है सहयोग की, इसी को हम सहयोग मूलक सुरक्षा कह सकते हैं। जैसे कि मान लो गरीबी की समस्या से निपटना हो, संसाधनों की समस्या से निपटना हो, शरणार्थियों की समस्या से निपटना हो, महामारी की समस्या से निपटना हो, तो ऐसे में किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, सहयोग की। तो यही सहयोग मूलक सुरक्षा है। ठीक है, आसान है बिल्कुल। ये क्वेश्चन जो है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल याद कर लो, अच्छे से समझ लो। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे सीधा मैंने एक हेडिंग रख दिया कि भारत की सुरक्षा की 4 महत्वपूर्ण रणनीतियां बताइए। अब मैं इस क्वेश्चन को घुमा देता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए आप भारत देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब आपके सामने है भारत की सुरक्षा करना है आपको। तो आप भारत की सुरक्षा के लिए ऐसी 4 कौन सी रणनीतियां बनाएंगे जिससे भारत की सुरक्षा की जा सके, किसी देश की सुरक्षा की जा सके। तो आप समझ रहे हो ना। तो इसके लिए 4 आपके दिमाग में जो पॉइंट आएंगे वो क्या हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट में लिखो। मैं 4 पॉइंट यहाँ पे आंसर वाले बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपके दिमाग में इसके अलावा भी कोई पॉइंट आता है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को घुमा दिया, या फिर सीधा सीधा पूछो कि भारत की सुरक्षा की 4 महत्वपूर्ण रणनीतियां बताए, तो आप सीधा सीधा भी बता सकते हो। देखो, सबसे पहले अगर भारत की सुरक्षा की बात आ रही है तो सबसे पहले हम अपनी क्या करेंगे, अपनी जो सैन्य क्षमता है उसको बढ़ाएंगे, यानी अपनी सेना को मजबूत करेंगे, आधुनिक हथियार मंगाएंगे, अधिक से अधिक सैनिकों की भर्ती करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, अपने युद्धाभ्यास करवाएंगे जो युद्ध अभ्यास होते हैं, और अन्य देशों से भी सहयोग लेंगे। तो ये सैन्य क्षमता बढ़ाना सबसे पहला पॉइंट, आपके दिमाग में भी यही आया होगा, क्योंकि सेना मजबूत होगी तो सुरक्षा मजबूत होगी। दूसरा देखिए, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, ये महत्वपूर्ण है। कैसे, अभी बताता हूँ, पहले ये 2 पॉइंट और देख लो। तीसरा पॉइंट है अंदरूनी समस्या से निपटना, और चौथा है सामाजिक आर्थिक विकास। देखिए, चारों पॉइंट समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। सैन्य क्षमता बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है ताकतवर हो जाएगा देश। अंदरूनी समस्या, हर देश में अंदरूनी समस्या होती है, देश के बाहर से हमें जितना खतरा है उससे ज्यादा खतरा हमें देश के अंदर छुपे हुए गद्दारों से है। देश के अंदर बहुत ही गद्दार टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, जो हमेशा समस्या क्रिएट करते हैं। अगर ऐसे लोगों से देश को सुरक्षित रख लिया गया तो एक तरह से ये भी सुरक्षा का महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक विकास, किसी भी देश के लिए अगर कोई देश आर्थिक विकास करता है, आर्थिक रूप से समृद्ध है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को सुरक्षित रखने में भी सक्षम हो जाएगा। लेकिन अगर आर्थिक रूप से ही कमजोर है तो वो सक्षम नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया। अब ये पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। देखिए, दुनिया भर में बहुत सारी समस्या ऐसी आ जाती है जब कोई एक देश उसका समाधान नहीं कर सकता, ऐसे में जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, मान लो जैसे यूएनओ जैसी संस्थाएं हो जाती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना होता है। तो ये पॉइंट हो जाएगा। अब देखो, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, अब आपके सामने फिर से पॉइंट लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए, सैन्य क्षमता को मजबूत करना, देखिए कैसे। भारत को अंदरूनी बाहरी दोनों तरह के खतरे हैं, और खतरे जो है आपको एग्जाम्पल से भी बता देता हूँ। देखो, जैसे भारत का युद्ध हुआ है पाकिस्तान से 4 बार, चाइना से 1 बार। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, पाकिस्तान से 4 बार, चाइना से 1 बार, ये जो युद्ध हुए हैं इससे हमें बाहर से नुकसान हुए हैं। लेकिन जो देश के अंदर जो गृह युद्ध हुए हैं उससे भी कई बार हमें नुकसान हुए हैं, बहुत ज्यादा। तो हमें बाहर के और अंदर के दोनों ही खतरों से निपटना है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना पड़ेगा। भारत ने परमाणु परीक्षण भी इसीलिए किया था 74 में और 98 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, जैसे भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी, यूएनओ जैसे संगठन का सम्मान करता है, मैंने आपको बताया था कि यूएनओ को ही बेहतर मानना चाहिए। नेहरू जी ने एशिया एकता पे बल दिया था। औपनिवेशीकरण का विरोध करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट लिख सकते हो। अंदरूनी समस्या से निपटना, ठीक है, गृह युद्ध, देश में बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। धार्मिक आप ये कह
कह सकते हो कि धार्मिक भी कई बार दंगे हो जाते हैं। देश में आंदोलन, वो भी वो वाले आंदोलन जो जिसमें बसों को जलाया जाए, सड़कों को तोड़ा जाए, ठीक है, ऐसे आंदोलन हो जाए तो वो नुकसान पहुंचाते हैं। नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता की कमी, अलगाववाद है, उससे निपटना है। और ये जो राज्यों में कुछ उग्रवादी समूह हैं, जिसे मैं गद्दार कह रहा था स्टार्टिंग में, इनसे समस्याएं हैं। देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं से अगर निपट जाएगा कोई देश तो वो अपने आप ही मजबूत हो जाए। लास्ट है सामाजिक आर्थिक विकास। कोई भी देश सामाजिक आर्थिक विकास के बिना, ठीक है, कभी भी समृद्ध नहीं हो पाएगा, कभी भी मतलब समस्याओं से नहीं निपट पाएगा। और दूसरों पे उसको निर्भर भी होना पड़ेगा। दूसरों पे निर्भर होने का मतलब है गुलामी का खतरा। ऐसे में ज़्यादा बेहतर है कि अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जाए, आर्थिक विकास किया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, ये सारे मुद्दे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो थे 2-3 क्वेश्चन हो गए। सहयोग मूलक सुरक्षा आपसे बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, और ये रणनीति वाला क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। और ये जो मैंने एक एक नंबर के शरणार्थी और ये आंतरिक रूप से विस्थापित जन, ये जो बताएं, ये भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अप्रवासी वगैरह। तो ये सारे क्वेश्चन आपके करा दिए। यहाँ से हमारा चैप्टर जो है, सारे मेन क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे आपको यहाँ पे बता दिए। इससे बाहर आपके इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और आप मुझे फॉलो कर लें, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, आप मुझे फॉलो करें वहाँ पे। और आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।